हाय एवरीवन, सो माय नेम इज निकिता सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज सीयूईटी एंड क्यों है ये सीयूईटी आपके लिए ज़रूरी। सो इस वीडियो के अंदर मैं सभी टॉपिक्स कवर करूंगी, जैसे कि सीयूईटी क्या है, ठीक है, क्यों आपके लिए ज़रूरी है ये तो बताऊंगी। साथ ही साथ हम सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बुक्स होनी चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो इस चैनल के साइड में ऐसे सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि सीयूईटी की आपकी पूरी प्रिपरेशन एंड क्लास 12 की प्रिपरेशन आपको इस चैनल पे कंप्लीट तौर पे करवाई जा रही है। ओके, चलिए तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले तो देखिए सीयूईटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये है सीयूईटी, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इसको कुछ साल पहले सीयूसीईटी के नाम से जानते थे, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता था। अब ये जो एग्जाम है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है, ठीक है, अभी अभी 1-2 साल पहले शुरू हुआ था अराउंड 2021 में, और उसके बाद ये जो एग्जाम है वो इतनी तेजी से बढ़ता चला गया कि आज ये सबसे बड़ा एग्जाम बन चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम इतना बड़ा कैसे बन गया और ये आपके लिए क्यों जरूरी है? तो देखो, ये जो एग्जाम है ये ना एक मात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जाहिर सी बात है, क्लास 12 तक के लिए आपने पढ़ाई करी क्यों? आपने पढ़ाई इसलिए करी ताकि कल को जाकर के शुरुआत से जब एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद से उसके करियर के बारे में बात होने लग जाती है, इसको आगे इसको उसको जिंदगी के कैसे चीजें सिखाई जाने लग जाते हैं। माँ बाप उसे सिखाते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, आगे जाकर के सब अच्छा होगा, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है बचपन से माँ बाप की भी जो पूरी की पूरी मेहनत होती है और एक बच्चे की भी जो मेहनत होती है वो किस चीज़ के पीछे होती है? वो इस चीज़ के पीछे होती है कि आपको तैयार किया जा रहा होता है कि आप आगे एक अच्छी लाइफ जी सके, एक अच्छी नौकरी हो और आपको परेशान ना होना पड़े, और आप अच्छे से, है ना, आपकी इनकम अच्छी हो। तो अब उसी के लिए आप क्लास 12 के बाद एक अच्छा कॉलेज भी चाहेंगे। आपकी क्लास 12 तक की पढ़ाई हो गई, उसके बाद आपको चाहिए होगा कि यार एक मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाए, है ना, ताकि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल तो यही है कि एक अच्छी सी जॉब, अच्छा पैसा होना चाहिए ताकि मैं जिंदगी अच्छी बिता सकूं। एक अच्छा कॉलेज उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब चाहे फिर वो कोई ही बच्चा हो, चाहे फिर वो हिंदी माध्यम का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम बच्चा हो, या फिर वो स्टेट बोर्ड का कोई पढ़ाई कर रहा हो, आईसीएससी बोर्ड का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, हर किसी का गोल यही है ना। आपको ये जो गोल है आपके गोल से नजदीक लेकर के आ रहा है सीयूईटी, क्योंकि ये एक तरीका है कि क्लास 12 के बाद आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, तो अच्छा कोर्स करोगे, एक बढ़िया कोर्स करा, एक अच्छे कॉलेज से किया, तो फिर जाहिर सी बात है वहां से निकलते के साथ आपको एक अच्छी नौकरी आपका इंतजार खुद से कर रही होगी कि आओ, ठीक है, ये नौकरी आपके लिए है, आप इसमें काम कीजिए और इतना पैसा हम आपको देंगे। एक बेकार से कॉलेज से अगर आप एडमिशन ले लेते हो एक बेकार से कॉलेज में, और फिर एक ऐसा ही कोई कोर्स कर लेते हो जिसकी इतनी मांग भी नहीं है, जो कोर्स इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो फिर वही है कि आपको भी धक्के खाने पड़ रहे होंगे नौकरी के लिए। इसलिए ये जो एग्जाम है ये जरूरी बन जाता है, क्योंकि क्लास 12 के बाद बच्चा इस एग्जाम में अगर अच्छे स्कोर लेकर के आता है, अच्छा कॉलेज मिलेगा उसको, ठीक है, अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाओगे। वो जो 4 साल है कॉलेज के या 3 साल जो होंगे आपके कॉलेज के, वो बहुत ही बेहतरीन जाएंगे, बहुत कुछ सीखोगे वहां पर, अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छे कोर्स से डिग्री लेकर के जाओगे, तो नौकरी भी अच्छी मिलेगी। अब सीयूईटी एग्जाम जो है ये तो आप जान गए कि आपके लिए क्यों जरूरी है। तो आपको ना यहाँ पर मैं थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करती हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, फैक्ट्स एंड फिगर्स के अगर बेसिस पे मैं बताऊं तो बेटा लगभग लगभग 45, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ, लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, लगभग 33 स्टेट यूनिवर्सिटीज, एंड साथ ही साथ 134 आपकी कह सकते हो आप 134 आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, एंड बहुत सारी आपकी यहाँ पर जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी आती है, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी आ जाएंगी आपकी यहाँ पर। वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो कि 44 के करीब आपकी कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। ये कुछ एक नंबर है जिसमें ये सभी इतने सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 250 कॉलेजेस हैं, 250 प्लस कॉलेजेस जो हैं वो सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर आप ना कोई भी, अब सोचो ना, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी लेना चाहते हो एडमिशन, आप स्टेट यूनिवर्सिटी में ले लेते हो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप कहीं पर भी जाते हो, तो आपको सीयूईटी के एग्जाम के बेसिस पर ही वहां पे एडमिशन मिलने वाला है। तो इसलिए यह एग्जाम आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, और इसकी अहमियत बहुत सारे बच्चे अभी से समझ भी चुके हैं। तो पिछली बार आपको पता है 16 लाख के करीब जो है बच्चे अपीयर करे थे इस एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, आपको समझ में आ गया कि एग्जाम आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, और इस एग्जाम का फायदा क्या है,
और ये एग्जाम है क्या, ये समझने के साथ ही साथ अब बात करते हैं कि एग्जाम होता कब है। ठीक है, सो ये जो एग्जाम है अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस एग्जाम की ना डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। ठीक है, अगर हम CUET 2024 के बारे में बात करें बच्चे, तो CUET 2024 कब होने वाला है, उसकी डेट 15 मई। ठीक है, ये एग्जाम जो है 15 मई से लेकर के 31 मई 2024 में होने वाला है। सो यानी कि अगर आप समझ के चल रहे हो तो एक जो स्टूडेंट है क्लास 12th का, वो जब अपने बोर्ड्स देता है तो उसके बोर्ड्स कब होते हैं। सो अगर हम देखें तो क्लास 12th में, ठीक है, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो लगभग होते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, BOARD, हाँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो लगभग होते हैं फरवरी से मार्च के बीच में, है ना, यही टाइम होता है। सो आपके बोर्ड एग्जाम्स के 1 से 1.5 महीने के अंदर, विद इन 1-2 आप बोल सकते हो 1.5 मंथ के अंदर आपका CUET का एग्जाम हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप देख ही रहे हैं 15 मई जो है इसकी तारीख आ चुकी है, तो आपका जो एग्जाम है वो फरवरी मार्च में जब भी खत्म होगा तो आपके पास अप्रैल का महीना रहेगा। उसके बाद आप तैयारी शुरू कर रहे होंगे अपने, किसकी, आप कर रहे होंगे CUET के लिए प्रिपेयर, है ना। सो ये एग्जाम इस टाइम पर होता है और ये इसकी डेट है जो 2024 में होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि ना बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ये तो समझ नहीं पाते कि चलो ठीक है, ये हमें समझ में आ गया मैम कि ये जो एग्जाम है वो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर किसी अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ूंगा तो जाहिर सी बात है आगे जाकर के दिक्कतें आएंगी, और मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है तो मुझे CUET देना पड़ेगा, मैं समझ गया। ठीक है, और ये जो एग्जाम है कब होता है मुझे ये भी पता चल गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, वो ये नहीं समझ में आता है कि ये एग्जाम होता कैसे है ना, मतलब क्या होने वाला है इस एग्जाम में, क्या है, क्या तैयारी करनी है मुझे, सिलेबस क्या है इसका, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो वो हम बात कर लेते हैं। सो देखो सिलेबस वगैरह के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ना बेटा आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लास 12th में है अभी। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्लास में ना, क्लास 12th में अगर आप हैं तो बच्चा जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है कि मैं क्लास 12th में हूँ, फिर आप कह रहे हो कि मुझे आगे जाकर के CUET की तैयारी भी करनी है, क्योंकि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद मेरा CUET का पेपर भी होगा। तो अभी फिर मैं CUET की तैयारी कब शुरू करूँ, फिर मैं क्लास 12th की तैयारी कब शुरू करूँ, मुझे प्रिपरेशन कब करनी है, किस समय पर करनी चाहिए, है ना, अभी से पढ़ने लग जाऊँ या फिर बोर्ड पेपर देने के बाद पढ़ूँ। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा बेटा, अगर आप क्लास 12th में हैं तो अभी से आपको CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर अभी नहीं करी है तो आप लेट ना करें इससे ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी आपने काफ़ी सारा समय जो है वो भी गवा दिया है, तो जितना समय है उसका अच्छे से सदुपयोग करें एंड प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी आपका अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, और अप्रैल, तो आपके पास अभी भी अच्छे खासे 6 से 7 महीने हैं जिसमें आप अपने पूरे CUET का स्कोर बदल के रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि पढ़ना क्या है। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि मुझे अभी से स्टार्ट करना है, मुझे पढ़ना क्या है, कौन सी किताब खरीदूं। एक स्टूडेंट के दिमाग में सबसे ज्यादा ना यही सवाल आता है कि कौन सी किताब खरीदे, अभी बताओ, मैं अभी जाकर के ले लेता हूँ, चाहे फिर हम उस पर पढ़ना स्टार्ट करें या ना करें। तो देखो, रुको, फालतू का पैसा खर्च मत करो, कोई किताब नहीं लेनी है। ठीक है, आप अगर क्लास 12th में हैं और आप CUET की तैयारी शुरू करना चाहते हो अभी से, और आप उसका महत्व भी समझ चुके हो, तो आपको कोई किताब नहीं लेनी है। आपको यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बेटा अगर CUET की तैयारी आप करना चाहते हो तो आपको NCERT ही पढ़नी चाहिए। यही है वो जो किताब जो आपको एक्चुअल में CUET में अच्छा स्कोर दिलवाएगी। सो इसलिए हम बोलते हैं कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्लास 12th भी है मेरे ऊपर, फिर मुझे प्री बोर्ड्स भी देने हैं, मुझे बोर्ड्स भी देने हैं, फिर उसके बाद मैं CUET की तैयारी भी करूँ, मेरे पास टाइम कब है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो इसलिए हमें आपको बोल रहे हैं, ठीक है, कि CUET की तैयारी के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। तुम क्लास 12th में जो पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट ले रखे हैं, अगर कोई स्टूडेंट है जो PCM का है, ठीक है, या कोई स्टूडेंट है जिसने BST, ठीक है, इको या अकाउंटेंसी ले रखी है, या फिर अगर हम बोले कि कोई स्टूडेंट है ना, या फिर हम बोले कि कोई स्टूडेंट है जिसने PCB ले रखी है, तो आप, या फिर हमारे पास आर्ट्स वाले बच्चे आ जाते हैं, है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले बच्चे, तो कोई भी स्टूडेंट हो, आपको समझना पड़ेगा आपके लिए, आपके पास इन सभी सब्जेक्ट्स की, आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, साइंस, कॉमर्स या फिर मेडिकल या आर्ट्स, आपके पास NCERT आपको दे रखी है ना, और आपको क्या करना है, आपको ना इन्हीं सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है। यानी कि आप क्लास 12th में जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप इतने अच्छे से पढ़ाई करो, आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, BST, इको, अकाउंटेंसी या फिर बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर महारत हासिल कर लो अच्छे से। कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बहुत बढ़िया क्रिस्प तरीके से होने चाहिए कि फिर उसके बाद कोई दिक्कत आए ही ना, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी घूम करके आए आप आसानी से आंसर कर सके।
ये केवल ये जो तैयारी है ये आप केवल अभी के लिए क्लास 12th के लिए नहीं कर रहे हो, यही तैयारी तुम्हारे CUET में काम आने वाली है। सो अगर अभी से तैयार कर रहे हो, अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो, तो अभी जो पढ़ रहे हो ना उसी को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये मान करके चलो कि ये एग्जाम केवल मेरा, ये जो मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, ये किताब मेरे को 2 चीजें दिलवाएगी। ये एक मेहनत जो है वो दो तरीके से रंग लाएगी। क्लास 12th भी अच्छा जाएगा, CUET में भी अच्छा स्कोर आएगा। सो अभी की जो तैयारी है, अपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से करें, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना बोर्ड्स देते हैं, प्री बोर्ड्स में भी आपको हेल्प मिलेगी, बोर्ड्स में भी हेल्प मिलेगी। बोर्ड्स देने के बाद प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे से चाहिए CUET के लिए, क्योंकि ये जो एग्जाम है बेटा, CUET का जो एग्जाम है वो कैसे होने वाला है, ये होता है MCQ बेस्ड, ठीक है। MCQs आते हैं यहाँ पे। अब आप करते क्या है, आप जब क्लास 12th का एग्जाम दे रहे होते हैं तो क्लास 12th की तैयारी में आप लोग वहां पे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ते हो। अब वहां पे आपके पास ना एक प्लस पॉइंट क्या होता है क्लास 12th में, कि बेटा आपको कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा तो आपको ना राइट करना है उसका आंसर, यानी कि आप रिटन जो है मेथड होता है यहाँ पर, है ना, एग्जाम पैटर्न जो होता है, तो आप रिटन में देते हो वो एग्जाम। अब रिटन में देते हो तो कई बार अगर आपका आंसर थोड़ा बहुत अप टू द मार्क नहीं है तो आपको आधा पौना नंबर मिल जाता है वहां पर, है ना। आपने एग्जैक्ट करेक्ट आंसर नहीं लिखा लेकिन थोड़ा बहुत उसके नजदीक का कुछ लिख दिया, नंबर मिल जाएगा। MCQ बेस्ड में क्या होगा कि तुम्हारे पास 4 ही ऑप्शन आने वाले हैं, या तो सही जवाब दोगे या तो नहीं दोगे, गलत आंसर मिलेगा, है ना। बीच का कुछ नहीं निकलता, आधा पौना नंबर कुछ नहीं है। सो यहाँ पर इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपकी जो सब्जेक्ट्स की नॉलेज है वो इतनी क्रिस्प होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स आपको इतने अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आपके सामने वो क्वेश्चंस आएंगे ना तो खट 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 सीधा जवाब आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये है, इसका ये है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। सो आपकी ना तैयारी तो आपको एक ही करनी है, अप्रोच अलग होनी चाहिए। आपको पढ़नी वही एक चीज है जो 12वीं के लिए भी काम आएगी, CUET के लिए भी। 12वीं में आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखने हैं और वो कॉन्सेप्ट्स जो है उसका एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि MCQ में भी वो आपको हेल्प करेगा, CUET में भी आपको हेल्प करेगा। एग्जैक्ट आंसर्स पते होने चाहिए, ठीक है। इस बीच में आप नोट्स बना करके चलिए और प्रैक्टिस तो सबसे ज्यादा करो। कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हो जितना प्रैक्टिस कर सकोगे वो आपको CUET में हेल्प करेगा, इनफैक्ट क्लास 12th में भी हेल्प करेगा। चलिए, तो आप समझ गए कि अगर आप क्लास 12th में हैं, आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है, कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही किताबें पढ़नी है जो आप क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हो। तो अब बात आती है कि ठीक है, मैं समझ गया कि मुझे CUET का एग्जाम कब देना है, वो भी पता चल गया, ठीक है। एग्जाम कैसे होता है वो भी पता चल गया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, MCQ पैटर्न में आता है, ठीक है। क्या पढ़ना है वो भी पता चल गया। तो अब ये सब जानने के बाद हम देखते हैं कि एग्जाम कितने मोड्स में होता है, यानी कि उसके कितने कितने अलग अलग पेपर देने पड़ेंगे, क्या है सभी सीन वो देख लेते हैं। सो देखो यहाँ पे अभी अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम जो है CUET का वो पता है कैसे होगा। ये जो एग्जाम है वो 3 सेक्शन में बांटा जाता है, ठीक है। आपके पास आता है सबसे पहले एक सेक्शन 1A आता है और फिर सेक्शन 1B आता है, ये 2 पार्ट्स में रहता है बेटा। इसके बाद आता है आपके पास सेक्शन 2, ठीक है, और इसके बाद आपके पास आता है सेक्शन 3। सो आपके पास ये 3 सेक्शंस में एग्जाम होता है। जो सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 1 होता है आपका लैंग्वेज का, ठीक है। ये सेक्शन 1 होता है आपका लैंग्वेज का। सेक्शन 2 जो है वो होता है आपका डोमेन का, और सेक्शन 3 जो है इसमें आपसे जनरल टेस्ट, ठीक है, GT हम इसको बोलते हैं, जनरल टेस्ट। अब होता क्या है कि आपके पास ना CUET का एग्जाम 3 तरीके से होगा, 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। सेक्शन 1 जो है वो लैंग्वेज का है। अब सेक्शन 1 में ना 2 पार्ट्स है, पार्ट ए में 13 लैंग्वेजेस हैं और पार्ट बी के अंदर 22 लैंग्वेजेस के करीब है। डोमेन के अंदर आपके पास 27 सब्जेक्ट्स होते हैं और GT का एक एग्जाम होता है, ठीक है। सो अब आप सोचोगे कि इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैं पागल हूँ, मैं पढ़ पढ़ के मर जाऊं क्या है, सांस लेने दो थोड़ी, क्या बात कर रहे हो मैम। तो आपको समझो यहाँ पे इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास एक्चुअल में चॉइस है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो, जितने पेपर देने हैं आप दो, आपके ऊपर है। कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा कि कॉमर्स ले लिया है तुमने तो ये 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे। अरे CUET का एग्जाम दे रहे हो, अपनी मर्जी से दो, जो कॉलेज में जाना चाहते हो, जिस कॉलेज से जो पढ़ाई, जो डिग्री पाना चाहते हो, जो कोर्स करना चाहते हो, उसके हिसाब से पेपर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पे बस इतना कहा गया है कि आप मैक्सिमम 10 एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 10 एग्जाम्स आप दे सकते हो। कैसे, यहाँ पे लैंग्वेज में जो आपका पार्ट ए है इसके अंदर 13 लैंग्वेजेस हैं। वो कौन सी हैं, जैसे कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, असमीज, मराठी, उड़िया, इस टाइप की लैंग्वेजेस, ऐसे 13 लैंग्वेजेस यहाँ पर हैं पार्ट ए में। पार्ट बी में आपके पास लैंग्वेज है जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक है, ये सभी आपके पास लैंग्वेजेस आ जाएंगी, जर्मन, इस टाइप की लैंग्वेजेस। सो अब आपके पास चॉइस है, आप इतने सारे देखो, पार्ट ए में भी इतनी 13 लैंग्वेज है, पार्ट बी में भी 20-22 के करीब लैंग्वेजेस हैं। इसमें से आपके पास चॉइस है, कोई भी लैंग्वेज आपको जो पेपर देना हो। हिंदी अच्छे से आती है, हिंदी का पेपर देना चाहते हो हिंदी दे दो, इंग्लिश का पेपर देना चाहते हो इंग्लिश दे दो, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें डिपेंड करता है ना आपको आगे जाकर के क्या करना है, आगे जाकर के कोई बच्चा अगर बोल रहा है कि अरे मुझे तो फ्रेंच पढ़नी है क्योंकि मैं फ्रांस जाऊंगा, वहां पे कॉलेज में एडमिशन लूंगा, है ना,
तो फिर अगर उसे अभी ग्रेजुएशन फ्रेंच में करनी है तो वो फ्रेंच भाषा चूज कर सकता है, उसका एग्जाम दे सकता है, उसने पढ़ रखी है तो, है ना, अच्छे नंबर ले आएगा तो आपके ऊपर है। बट आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 आप ले सकते हो। 27, अब ये जो डोमेन है 27 सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पर, है ना, जैसे कि आपके अब यहाँ डोमेन के अंदर वही सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े थे, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रहते हैं वो सभी सब्जेक्ट्स हो गए आपके, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो ये सभी सब्जेक्ट्स मिलाकर के ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं 27। इनमें से आप दे सकते हो मैक्सिमम 6 का पेपर, 6 से ज्यादा नहीं। और एक जनरल टेस्ट होता है जिसके अंदर आपसे आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट की जाती है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। तो ये 3 लैंग्वेज मैक्सिमम, 6 लैंग्वेज, 6 डोमेन सब्जेक्ट में मैक्सिमम, और एक जीटी को मिलाकर के आप एग्जैक्ट 10 पेपर दे सकते हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है 10 देने हैं, ये तो मैक्सिमम है। आपको एक पेपर देना है, एक दे दो। केवल एक लैंग्वेज, केवल इंग्लिश का पेपर देना है, दे दो, है ना। केवल कोई किसी को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी का पेपर देना है, दे दो, ठीक है। वो बोले मुझे ना तो हिंदी देना ना तो इंग्लिश देना, मुझे लैंग्वेज का पेपर देना ही नहीं है, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा कि मैं सिर्फ 3 पेपर देना चाहता हूँ डोमेन के। हाँ तो मत दो, कौन कह रहा है बेटा, जरूरी नहीं है आपको तीनों सेक्शन के पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। लैंग्वेज का देना चाहो, केवल इसका नहीं देना चाहते, रहने दो। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स डोमेन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, सिर्फ उसके पेपर देने हैं 3, वो दे दो, छोड़ दो। केवल एक जनरल टेस्ट देकर क्या ना दे दो, है ना। तो आपके ऊपर है, ठीक है। मैक्सिमम आप इतने दे सकते हो 10। और कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 लैंग्वेज का पेपर दूं, एक इसका दे दूं, एक ये दे दूं, है ना। तो वो क्या करना है, वो सब अब आपको कैसे पता चलेगा। तो ये सब पता है किस पे डिपेंड करता है, कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा नहीं देना है, ये सब डिपेंड करता है आपके ड्रीम के ऊपर, या कहो आपके गोल के ऊपर। मेरे कहने का ये मतलब है बेटा कि अगर आपका ड्रीम और गोल आपको पहचानना पड़ेगा, पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्लास 12th के बाद आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो या कौन से यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, है ना। कौन से कॉलेज या कौन से यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करना चाहते हो, और वहां से आप कौन से कोर्स में पढ़ाई करना चाहते हो, कौन से कोर्स में डिग्री लेना चाहते हो। तो आपको उसके हिसाब से एग्जाम देना पड़ेगा और उन सब्जेक्ट्स का पेपर देना पड़ेगा, समझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम करना चाहता है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहता है, तो वो क्या करे। तो अब उसको पता चल गया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने को तैयार हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिला तो मैं, है ना, कहाँ से, तो मैं जामिया से, ठीक है, वरना मैं जामिया से मास कम्युनिकेशन करने के लिए भी तैयार हूँ, मेरे को ये दोनों कोर्स बड़े अच्छे लगते हैं, मैं यहाँ से मास कम्युनिकेशन करने को तैयार हूँ, है ना। डीयू में बीकॉम कर लूंगा, डीयू से नहीं हुआ मेरा बीकॉम तो फिर मैं उसके अलावा आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा, वहां से कर लूंगा, है ना। उसने 2-3 अपनी लिस्ट बना ली कि मेरे को ये कॉलेजेस अच्छे लग रहे हैं, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, जामिया, है ना। तो अलग अलग उसने कॉलेज की लिस्ट बना ली कि मेरे को इस कॉलेज में ये वाला कोर्स बड़ा पसंद है, मैं ये करना चाहता हूँ। अब आपको पता चल गया, अब आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अब सोचो हम उठाते एक बच्चे, पहले बच्चे को उठाते हैं जिसको डीयू से बीकॉम करना था, तो उसने जाकर के सर्च किया, ठीक है, उसने डीयू से बीकॉम करने के लिए सर्च किया कि डीयू की वेबसाइट पे लिखा है, सब कॉलेजेस में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उनकी वेबसाइट पे कि डीयू वहां पे खुद लिख करके बता रहा है आपको कि अगर यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हो बीकॉम, तो इसके लिए आपको कौन से एग्जाम के टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे वो उसने लिख रखा होगा कि बीकॉम करना है, अकाउंट्स का पेपर देना, ठीक है, इको का एग्जाम दिया होना चाहिए, बीएसटी होना चाहिए, मैथ्स वगैरह ऐसा लिखा होगा, ठीक है। सो उसने बता दिया ये सभी सब्जेक्ट चाहिए। तो अब बच्चे को समझ में आ गया कि ठीक है, यानी कि अब मुझे ये सभी एग्जाम्स देने हैं। तो अब आप उस हिसाब से अपनी सेटिंग बैठा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझ के रखो, यहाँ पे डीयू ने ना, अब जैसे जो कॉलेजेस हैं, है ना, मैं तो बोलूंगी 100% सारे जितने कॉलेजेस हैं ना, वो सबके सब बोलते हैं तुम कोई पेपर दो ना दो, लैंग्वेज का पेपर जरूर दो। अगर अब एक बच्चे ने, इस बच्चे ने गलती कर दी, इस बच्चे ने ये 3 पेपर दी लेकिन उसने ना लैंग्वेज का पेपर नहीं दिया, है ना, उसने ढंग से नहीं पढ़ा, वहां पे ध्यान से पढ़ोगे तो डीयू ने लिख रखा होगा कि लैंग्वेज जरूरी है, और लैंग्वेज में भी इंग्लिश जरूरी है, क्योंकि डीयू प्रेफरेंस इंग्लिश को देता है, ठीक है। तो अगर उस बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने कहा अरे ये सब्जेक्ट है तो मैंने कॉमर्स में पढ़ रखे हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ इसके अंदर, वो केवल 3 पेपर देकर के आ गया, फिर भी एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों? ढंग से नहीं देखा आपने। कॉलेज कहता है लैंग्वेज का पेपर नहीं दिया एडमिशन नहीं दे सकते, लैंग्वेज बहुत जरूरी है। और लैंग्वेज में भी अधिकतर 99% कॉलेज कहते हैं इंग्लिश ही लैंग्वेज ली होगी, उसका पेपर दिया होगा तो ही एडमिशन देंगे, है ना। सो आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बच्चे ने अब उसका कैसे बन गया, अब उसका यहाँ पे देखो ना, उसका जो वहाँ पे पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि उसने एक लैंग्वेज उठा ली, है ना, एक इंग्लिश लैंग्वेज उठा ली उसने,
ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स उठा लिए उसने, केमिस्ट्री सॉरी कौन से थे बीकॉम के लिए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी। तो उसने 3 डोमेन उठा लिए। और मैं बोलूं सेफ साइड के लिए जनरल टेस्ट दे दो, है ना, जनरल नॉलेज है उसके अंदर थोड़ा बहुत, तो एक सेफ साइड के लिए जनरल टेस्ट दे दो। उसने क्या कर दिया, उसने जीटी का पेपर दे दिया। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 5 पेपर दे रहा है वो, है ना, कुछ कुल मिलाकर के 10 दे सकते हैं मैक्सिमम, वो 5 एग्जाम्स दे रहा है। तो अब उस तरीके से वो 5 एग्जाम देगा, उन 5 एग्जाम में कितने अच्छे नंबर आते हैं डिपेंड करता है ना, कि उसकी तैयारी कितनी अच्छी है, और फिर उसके अच्छे नंबर जितने आएंगे उतना अच्छा उसे कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये जो एग्जाम है ये देना होता है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बेटा आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, 12th के बाद क्या करना है। बीएससी करनी कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर साइंस में क्या करना है तुम्हें, बीकॉम करना है, बीए करना है। किसी को अगर सोचो कि कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो बोले कि भाई मुझे जाकर के क्या करना है, मुझे जाकर के आगे इंग्लिश ऑनर्स करना है, तो उसे फिर ये केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स वगैरह, मैथ्स वगैरह या फिर अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट का पेपर देने की जरूरत ही नहीं है ना। तो पहले अपना गोल पहचानो, समझो कि आगे जाकर के क्या करना चाहते हो। अगर किसी को इंग्लिश ऑनर्स करना, तो उसे केवल इंग्लिश का पेपर देने की जरूरत है, जीटी दे दीजिए, है ना। वहां पे साइट पे लिखा होगा कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा एग्जाम चाहता है उस कोर्स के लिए, वो की तैयारी करो, सिंपल सी बात है। तो अपना गोल पहचानो और उसके हिसाब से फिर तैयारी, अब आपको पता है कि अभी से शुरू करनी है, तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि अपना गोल पहचानो और उसके हिसाब से समझ करके, जान करके, है ना, कॉपी में लिख लो, थोड़ा दिमाग में सुलझा रहेगा, सारी चीजें सुलझी रहेंगी, और फिर उसके बाद आप तैयारी अभी से शुरू कर दो। अब आपको समझ में आ गया कि ठीक है, हमें तैयारी तो अभी से शुरू कर देनी है, लेकिन पढ़ना क्या क्या है मुझे, लैंग्वेज में क्या पढ़ूं मैं, डोमेन में क्या पढ़ूं, जीटी में क्या पढ़ूं। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि देखो, लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज को उठा रहे हो तो लैंग्वेज में आपसे क्या पूछा जाता है ना, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर हमारे पास लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में मैंने जैसे कि बोला बेटा कि लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा आपके लिए इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश का महत्व ज़्यादा दिया जाता है। तो उसमें ना आपके एग्जाम में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी यहाँ पर ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामर के साथ ही साथ आपका जो वोकैबुलरी है ये स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपकी तैयारी ऐसे होनी चाहिए, आप अगर अभी क्लास 12th में है तो अपनी रीडिंग को स्ट्रांग करें, ग्रामर की नॉलेज और वोकैब बहुत स्ट्रांग रखें, ऐसे आपका जो है लैंग्वेज का पेपर हो जाएगा। इसके बाद अगर हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स पर, तो मैंने जैसे कि बोला ना बेटा अभी आपको कि डोमेन ही वही सब्जेक्ट्स हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, ठीक है। और आपको इन सब्जेक्ट्स पर इतनी अच्छी पकड़ रखनी है क्योंकि यही सब्जेक्ट्स आपको आगे जाकर के सीयूईटी में हेल्प करेंगे। तो आपको डोमेन सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी ही आपका क्या है, यही आपके गुरु है, यही आपको अच्छे से आगे तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। और अगर हम जीटी की बात करें तो इसके लिए देखो आपकी करंट अफेयर्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ो, है ना, क्या कहते हैं, आर्टिकल्स पढ़ो, मैगजीन पढ़ो। इससे आपकी क्या होगी, इससे आपकी देखो रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, वो भी इंप्रूव होगा, एक तीर से दो निशाने। वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप देखोगे इतने सारे नए शब्द जब रीड कर रहोगे न्यूज़पेपर को, और करंट अफेयर तो अच्छा हो ही रहा होगा। सो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, यही आपका सिलेबस है, आपको कुछ अलग मेहनत नहीं करनी है, जो आप क्लास 12th के लिए कर रहे हो वही मेहनत करनी है, ठीक है। सो ये तो हुए आपके सिलेबस की बात। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम जो पैटर्न है उसमें ना आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कितने करने होते हैं, जिसमें से करने आपको सिर्फ 40 होते हैं, यानी कि आपके पास ऑप्शन आता है, ठीक है। हर सही जवाब के लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं और हर गलत जवाब के लिए आपके 1 नंबर कट जाते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। सो इस तरीके से तो आपका क्या रहने वाला है, इस तरीके से तो आपका चलेगा ये मार्किंग स्कीम, ठीक है। एग्जाम पैटर्न इस तरीके से रहेगा। मैं बता ही चुकी हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। यहाँ जीटी का जान करके रखिएगा बेटा, इसके अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से कोई भी 60 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है। +5 हर एक सही के लिए, -1 हर एक गलत के लिए। सो ये तो हो गई बात किस चीज की, ये तो हो गई बात कि सीयूईटी है क्या, क्यों आपके लिए जरूरी है। ये समझने के बाद कब से तैयारी करनी है, पेपर कब है उसका, ठीक है, कैसे तैयारी करूं वो भी मैंने बता दिया, कौन सी किताब उठानी है, कोई किताब नहीं उठानी, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। एक प्रॉपर रूटीन रखना पड़ेगा आपको ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ पर आपकी तैयारी जो है, आपको सिलेबस भी पता चल गया है, मार्किंग स्कीम भी पता चल गया है, एग्जाम पैटर्न भी पता चल गया है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी क्लास 12th की जब तैयारी कर रहे हैं और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखना कि सीयूईटी जो मांगता है वो मांगता है खूब सारी प्रैक्टिस, ठीक है। खूब सारी यानी कि बहुत सारी भर भर के प्रैक्टिस। जितने मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो करो, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो दो, जितने PYQs कर सकते हो करिए, टेस्ट सीरीज दे सकते हो दो, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रखो, रिफाइंड नॉलेज, छटी हुई सारा ज्ञान तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, यही आपको हेल्प करने वाला है आगे जाकर के,
ठीक है। सो अब यहाँ पर थोड़ी सी एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अब ये सारी जानकारी तो आपको पता चल गई है कि कैसे जरूरी है, क्या होता है CUET, है ना, और अब आपको पूरा ज्ञान मिल चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है एक स्टूडेंट के लिए कि वो फंस जाता है किन चीजों में, वो फंस जाता है इस चीज में कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे अभी अपने प्री बोर्ड्स भी देखने हैं और मुझे उनको भी मैनेज करके चलना है। प्री बोर्ड्स के साथ फिर उसके बाद मुझे बोर्ड्स भी देने हैं, ठीक है, बोर्ड्स के बाद फिर मुझे उसके बाद CUET भी देना है। अब मुझे इसके लिए प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है, मुझे इसके लिए प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम मैनेज भी करना होगा, ठीक है, ये सभी चीज़ों के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम मैनेज करने के साथ साथ जो है मुझे आगे क्या, आपको फिर आगे से फिर जो आपकी जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइम मैनेज कर रहे हो, PYQ आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए, ठीक है, कौन से चैप्टर्स में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर आपको वो पता चल जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपको प्रैक्टिस सेट्स अगर मिलने लग जाएं तो आपका जो काम है वो सारा आसान हो जाएगा। क्योंकि फिर आपको अलग से ना आपका जो टाइम बर्बाद होगा PYQ ढूंढने में, अरे भाई कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ढूंढने में, सो आपका वो सारा टाइम जो है इसमें बहुत बर्बाद होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं बताऊं तो उसके लिए बेटा सबसे बेस्ट होगा आपके लिए कि अगर हम लोगों ने, ठीक है, अड्डा 24/7 की टीम जो है वो आपके साथ है आपको इस पूरी जर्नी में मदद करने के लिए। केवल क्लास 12th नहीं बल्कि हम आपकी तैयारी जो है वो क्लास 12th के बाद CUET की भी करवाने वाले हैं। तो CUET हिंदी मीडियम की टीम लेकर के आई है संकल्प बैच, जिसके अंदर आपके एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करवाई जा रही है, क्लास 12th की भी और साथ ही साथ आपके CUET की तैयारी भी। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि टाइम टेबल कैसे बनाऊं पढ़ाई करने के लिए, सारे सब्जेक्ट्स को कैसे पढूं, ठीक है, और उसके बाद मुझे कैसे पता चलेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर मैं प्रैक्टिस सेट्स है ना कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, ठीक है, PYQ वगैरह। सो वो सारा जो है वो सबका वो सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप संकल्प बैच में एनरोल हो सकते हैं और संकल्प बैच में एनरोल होने के लिए, ठीक है, एक बहुत मिनिमम सी अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने अड्डा का जो ऐप है अड्डा 24/7 का डाउनलोड कर रखा है तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, वरना आप आकर के चेक कर सकते हैं अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। यहाँ पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, CUET का आप खोलोगे तो आपको देखो, अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के, या फिर आप साइंस इन हिंदी के स्टूडेंट हो, तो आपको मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप अपने जाकर के जिस भी स्ट्रीम से हो आप उसको सिलेक्ट कर लो। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने हमारा जो संकल्प बैच है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो हाँ एक सेकेंड, जो हमारा संकल्प बैच है वो खुल जाएगा, आपको उसमें सिर्फ एक बहुत मिनिमम सी अमाउंट पे करते हुए अपना एडमिशन पक्का कर लेना है, ठीक है। और ये जो अमाउंट है ये एक, इसे खर्चा मत समझो कि अरे यार ये मुझे पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे, मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आपका पैसा खर्च नहीं होगा बल्कि इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तुम अगर अपने कुछ थोड़े से पैसे किसी चीज़ में डाल रहे हो और उसके बाद तुम्हारा आगे तक की लाइफ सेट हो रही है कि भाई तुम्हारा स्कूल में भी अच्छे नंबर आ गए, फिर उसके बाद तुम्हें CUET में भी अच्छे मार्क्स मिल गए और फिर सोचो उसके बाद तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल जा रही है, तो फिर कितनी अच्छी चीज़ है ये, है ना। तो एक इन्वेस्टमेंट है। एंड आपको अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो आपको ना इतना ज़्यादा तो अपना पैसा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ये जो कोड है इस कोड का इस्तेमाल करते हो Y830, अगर आप ये कोड का इस्तेमाल करते हो तो ये कोड का इस्तेमाल करते के साथ आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, और वो जो डिस्काउंट है उससे आपके और पैसे बच जाएंगे, तो आप कम से कम फीस दे करके एक बहुत ही बेहतर करियर को सिक्योर कर सकते हो। सो अभी के अभी, ठीक है, जानने के बाद, समझने के बाद इसके महत्व को, इसे हल्का ना ले, अपने करियर को और अच्छे से पॉलिश करो, ठीक है, साथ में मिल करके, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी टीचर्स हैं जो आपको मिल करके सारी चीज़ें गाइड करने वाली हैं, बताने वाली हैं, ठीक है। सो आप ये कोड यूज़ करो और इस कोड को यूज़ करते के साथ ही क्या करना है, इस कोड को यूज़ करते के साथ ही आपको हमारे साथ हमारे इस संकल्प बैच में जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।